Assalamualaikum, I'm Fatma Arif. I'm also a physiotherapist and today I'm in Faisal Hospital with Dr. Sohail Joy. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ACL और एज इट इज के वो मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर है, इसलिए हम देखेंगे कि ACL क्या होता है, इसकी क्या डायग्नोसिस है और हम इसको कॉज कैसे होता है और हम इसका ट्रीटमेंट सर्जरी वगैरह इसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम डॉक्टर सोहेल जोई से जो है वो गेट करेंगे। तो बेसिकली एसीएल जो है वो एक स्पोर्ट्स इंजरी है और पेशेंट जो फुटबॉल प्लेयर है उनमें ज़्यादा जो कॉमन जो है देखी गई है। इसमें पेशेंट आगे ये बताता है कि हम किक लगाने लगे हैं और हमारा घुटना जो है वो रोटेट होता है, और जब हम किक करते हैं और से तो उन्हें पॉपिंग साउंड फील होती है, वो पेन जो है उन्हें फील होती है, वो गिर जाते हैं और वो जब चलने लगते हैं तो उन्हें फील होता है कि पेन बहुत ज़्यादा है और हमारा जो नी जॉइंट है वो आगे की तरफ जा रहा है। और उसके 2 से 3 घंटों बाद पेशेंट को फील होता है कि स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है और साथ में पेन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो बेड रेस्ट पे चले जाते हैं और उन्हें पेन जो है ज़्यादा उसकी फील करते हैं, साथ में स्वेलिंग भी जो है फील करते हैं। ओके, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ऐसे होगा कि ACL बॉडी में होता क्या है, वो किस तरह हमारी बॉडी को जो है स्टेबलाइज करते हैं, क्या फंक्शन है ACL का हमारी बॉडी को। इसके एसीएल जो है वो बेसिकली इसका एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है और वो हमारे फीमर और टिबिया को जो है अटैचमेंट देता है। जिस तरह से ये आप देख सकते हैं, ये दरमियान में एसीएल फीमर और टिबिया के साथ अटैचमेंट है। इसका फंक्शन जो है वो नी को आगे की तरफ जाने से रोकते हैं, स्टेबलाइज करके रखते हैं। और दूसरा इसका फंक्शन है प्रोप्रियोसेप्शन, यानी कि पेशेंट की जॉइंट पोजीशनिंग जो है उसे पता हो कि इस वक्त जॉइंट कहाँ पर है। यानी अगर आप आइज क्लोज करें तो प्रोप्रियोसेप्शन का फंक्शन ये है कि पेशेंट को पता होता है जॉइंट की उसकी पोजीशन क्या है, मतलब स्ट्रेट है कि बेंड है। पेशेंट आ जाते हैं, उनको नी पेन होती है, पॉपिंग साउंड आती है, तो आप ये कैसे डायग्नोस करते हैं कि उसको ACL इंजरी ही है और उसकी सीवियरिटी कैसे पता चलती है। बेसिकली स्वेलिंग के साथ और पेशेंट का एसीएल का टेस्ट है जिसे कहते हैं लैचमेंट टेस्ट। पेशेंट को सीधे जो है लटा के और फिर हम उसके नी जॉइंट को 45 के एंगल पे रख के आगे की तरफ खींचते हैं तो उसका नी जॉइंट जो है वो लेग से भी शो करवा रहा होता है, यानी कि नी आगे की तरफ ज़्यादा जा रहा होता है। उसके अलावा जो हमारा टेस्ट है वो कॉमन टेस्ट इसका एमआरआई है, जिसे एसीएल लिगामेंट और उसके अलावा अगर कोई मेनिस्कस जो है टियर हो तो हमें पता चलता है कि एमआरआई पे जो है हम कंफर्म कर सकते हैं कि एसीएल किस ग्रेड का टीयर है, और उसके अलावा कोई लिगामेंट है उसका मेनिस्कस जो है वो तो टीयर है। तो बेसिकली यही टेस्ट जो है इसका ऐसे ही करता है। तो सर जब पेशेंट आपके पास आ जाता है, आपने डायग्नोस कर दिया कि वो ACL टीयर है या ACL डैमेज है, तो आप उसकी मैनेजमेंट कैसे स्टार्ट करते हैं और किस स्टेज पे आप बताते हैं कि नहीं अब इसकी सर्जरी हो सकती है, फिजियोथेरेपिस्ट कुछ नहीं कर सकता। बेसिकली जब पेशेंट हमारे पास आते हैं उसमें हमें सबसे पहले देखना होता है कि पेशेंट का जो है किस ग्रेड का टीयर है। उसको देख के तो उस हिसाब से जो है इसकी मैनेजमेंट प्लान किया जाता है। बेसिकली एसीएल के जो है 3 ग्रेड्स होते हैं टीयर के, ग्रेड 1, 2 एंड 3। ग्रेड 1 में जो है हम सिंपल रिहेबिलिटेशन से जो है उसे कवर कर लेते हैं, और साथ में स्वेटिंग को जो है वो आइसिंग, क्रायोथेरेपी, वो फिजिकल थेरेपिस्ट जो है ग्रेड 1 क्रायोथेरेपी प्लस रिहेबिलिटेशन, मसल जो वीक हुए होते हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग करके जो है मैनेज कर लेते हैं। ग्रेड 2 और 3 जो जो अगर पार्शियल टीयर है उसका तो एक मतलब पेशेंट की क्लिनिकल पिक्चर देख के उस हिसाब से जो है हर पेशेंट का डिफरेंट होता है। लेकिन अगर जिसकी कंप्लीट टीयर है उसकी सर्जरी होती है आर्थोस्कोपिकली, और आर्थोस्कोप में जो है पेशेंट का अपना जो मसल है या फिर बाहर से जो इसके ग्राफ होते हैं एसीएल के, या फिर जो लिगामेंट्स होते हैं नीचे से प्रोनियस फ्लोमेस बीटीबी, और इसके अलावा भी क्वाड्रिसेप्स टेंडन की ग्राफ लेके तो जहाँ से एसीएल टीयर होता है तो आर्थोस्कोपिकली बिल्कुल पिन होल जो है उसके कट्स होते हैं उसके अंदर से हम ग्राफ्ट को जो है पास कर देते हैं। और जब ऑपरेट हो जाता है तो उसके बाद जो है डिफरेंट सिनेरियो होता है रिहेबिलिटेशन का, कि इसकी किस तरह जो है रिहेबिलिटेट करना है। और उससे कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी सर्जरी के बाद जो है जो उनके स्टिचेस हैं उनकी वजह से उनको जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है कि उनको फीवर स्टार्ट हो जाता है, वो आप बताते हैं कि मेरी रोज शाम को बुखार हो जाता है या उसके और जो है ना वो चेंजेस आने लग जाते हैं, तो वो अनहाइजेनिक क्या उसकी वजह हो सकती है। बेसिकली कोई भी सर्जरी हो, चाहे आर्थोस्कोपी हो या किसी भी किस्म की सर्जरी हो, पेशेंट को जो है डॉक्टर एंटीबायोटिक्स जो है वो एडवाइस करते हैं।
अगर तो पेशेंट अपनी एंटीबायोटिक्स जो है वो कंप्लीट उसका जो है कोर्स करे और रेगुलरली लेता है, फिर तो सही रहता है पेशेंट। उसके इन्फेक्शन चांसेस बहुत कम होते हैं। हर सर्जरी के बाद कुछ इन्फेक्शन जो है उसकी चांसेस होते हैं, लेकिन पेशेंट एक तो एंटीबायोटिक्स, साथ में ड्रेसिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ड्रेसिंग है। वो अपनी प्रॉपर जो है उसे चाहिए कि डेली या हर एक दो दिनों बाद जो है उसे क्लीन करवा के और उसके बाद अपनी ड्रेसिंग चेंज करे, और फिर जो है उसके इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। नेक्स्ट आई वांट आस्क यू कि कितनी डेज बाद जो है वो एक प्रॉपर एडीएस वो स्टार्ट कर सकता है, मतलब रनिंग वगैरह, अगर वो कोई स्पोर्ट्स मैन है तो वो अपने स्पोर्ट्स कैसे कितनी दिन बाद जो है वो कंटिन्यू कर सकता है? बेसिकली जो स्पोर्ट और इसकी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग जो है, रनिंग और स्टेयर जो है, स्टेयर चल सके और थोड़े फास्ट वॉक कर सके, वो टोटली डिपेंड होता है रिहेबिलिटेशन पे। पेशेंट खुद कितना अपने आप को फोकस करके रिहेबिलिटेट कर रहा है, जिम कब स्टार्ट कर रहा है और किस तरह जो है वो एक्सरसाइज कर रहा है। अगर तो वो प्रॉपर जो है अपनी एक्सरसाइज कर रहा है और 3 महीनों बाद जिम भी जो है स्टार्ट कर लेता है, इसमें हमने क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग उसके इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, तो उसके बाद जो है पेशेंट रनिंग कर सकते हैं। हम देखते हैं कि क्वाड्रिसेप्स उसके कितने स्ट्रांग है। वो मतलब क्वाड्रिसेप्स को लेटे हुए और टांगों उठा के कॉन्ट्रैक्ट कितना कर रहा है, उस हिसाब से जो है हम इसकी रनिंग और साथ में फास्ट वॉक, पहले फास्ट वॉक आती है उसके बाद फिर रनिंग। और अगर पेशेंट अपनी रिहेबिलिटेशन प्रॉपर कर रहे हैं और जिम भी कर रहे हैं, तो तकरीबन 6 से 9 महीनों बाद जो है पेशेंट अपनी स्पोर्ट्स भी जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। फुटबॉल और क्रिकेट या जो भी स्पोर्ट है, कबड्डी के प्लेयर्स में भी जो है ACL टीयर कॉमन देखा गया, तो वो फिर 9 महीनों बाद जो है वो कर सकता है अपनी स्पोर्ट्स कंटिन्यू। ओके सर, कैन यू शेयर कि हम अगर हमारा ऑपरेट हो गया तो उसकी पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या है? मतलब वो कितनी देर बाद चल सकता है, वो कितनी देर बाद आपके फिजियोथेरेपिस्ट को फिर चेक करवा सकता है? फिर जिस दिन जो है पेशेंट के आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी हो जाए आर्थ्रोस्कोपिकली, तो उसी दिन से जो है उसकी फिजिकल थेरेपी जो है स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट डे में पेशेंट जो है ऑपरेशन थिएटर से जब अपने रूम में आता है, तो उसके क्रायोथेरेपी, जिसमें हम आइस जो है उसके लगाते हैं नी जॉइंट पे, ताकि उसकी स्वेलिंग और पेन जो है वो हम कंट्रोल कर सकें। आइसिंग का जो है एक बहुत मेजर फंक्शन है कि हमारी वो स्वेलिंग को जो है, क्योंकि ऑपरेट हो भी इसके कट्स वगैरह भी लगते हैं, तो उसकी स्वेलिंग रोकने के लिए और स्वेलिंग के बाद जो पेन होती है उसे कंट्रोल करने के लिए हम आइसिंग ही करते हैं, और वो बहुत ज़रूरी है कि ऑपरेट के फ़ौरन बाद जो है स्टार्ट करें। और इधर जो है मैं फ़ौरन जैसे ही ऑपरेट होते हैं, हम क्रायोथेरेपी की एक पूरी मशीन होती है वो लगा देते हैं। वो कंप्रेशन और साथ में कोल्ड वाटर सर्कुलेट करता है, जिससे एडिमा और पेन को जो है कंट्रोल रखता है। जी। कुछ पेशेंट्स को सर ऐसा लगता है कि अगर दर्द हो रही है तो हम हीट देंगे तो वो दर्द, क्योंकि बहुत ज्यादा पेशेंट्स जिनको अवेयरनेस ही नहीं होती कि हीट देनी है कि कोल्ड देना है, तो फिर उनका कैसे कि वो तो हीट दे देते हैं, तो फिर उनकी उसकी मैनेजमेंट कैसे? बेसिकली ये एक मिथ बनी हुई है कि अगर हमें कहीं भी मतलब गिरे या हमें पेन हो तो फौरन बाद जो है हीट लगा देते हैं, जो कि बेसिकली बिल्कुल एक गलत चीज़ है। हीट जो है हमारी स्वेलिंग ज़्यादा बढ़ाएगा और उसके बाद जो है पेन ज़्यादा होगी, और रेंजेस जो हैं उसमें फिर अचीव करने में बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल फील होती है। तो हीट तो ऑपरेट के बाद तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्रायो और आइसिंग जो है वही करनी चाहिए। और सर बाद में पता चलता है कि लोगों को बिल्कुल अवेयरनेस नहीं होती, वो कहते हैं कि सर्जरी हो गई तो बस हमारा बिल्कुल ठीक हो गया, अब हमें इतनी फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत नहीं है, या वो खुद घर एक्सरसाइज वगैरह करने लग जाते हैं। तो इन केसेस में ऐसा होता है कि उनका जो जॉइंट है वो डिजीज हो जाता है, या वो चल फिर नहीं सकते, तो फिर इसकी आगे मैनेजमेंट क्या? देखिए इस तरह के केस आते हैं जो इधर जो होते हैं सर्जरी करते हैं उसके फौरन बाद जो है फिजियो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कुछ केस इस तरह के होते हैं कि उन्हें मतलब नहीं पता होता कि फिजिकल थेरेपी जो है कितनी ज़रूरी है। वो पेशेंट अपना नी जॉइंट जो है बिल्कुल स्टक करके आ जाते हैं, उनका थोड़ा सा नी बेंड कर उन्हें पेन फील शुरू हो जाती है। तो पेशेंट को चाहिए कि जैसे ही जो है उसकी सर्जरी हो, अगर वो उस दिन नहीं करवा सकता तो 2 3 या 4 दिनों बाद जो है अपनी फिजिकल थेरेपी लाजमी स्टार्ट करवा दे। अगर वो फिजियो नहीं स्टार्ट करवाएगा तो उसकी स्वेलिंग ज़्यादा बढ़ेगी, और स्वेलिंग ज़्यादा होगी, पेन, और फिर जो हमारा घुटना जो है वो बैंड नहीं होगा,
और उसके पेशेंट को बस यहाँ तक कराएंगे तो उसे बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाएगी, स्वेलिंग आहिस्ता दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए पहले हमें क्रायोथेरेपी करनी होती है, साथ साथ जो है हमें इसकी पेशेंट की रेंजेस भी अचीव करनी होती है, ताकि टाइमली जो है उसकी रेंज उतना बेंड हो सके और वो अपनी एक्टिविटीज जो है वो शुरू कर सके। और कितने दिन में जो हमारी रेंज है वो अचीव हो जाती है, कितने दिन में बिल्कुल जो नी है वो ठीक हो जाता है? अगर फॉरेन स्टार्ट से ही हम शुरू करवा रहे हैं तो विद इन 3 to 4 वीक्स जो है हम उसकी पेशेंट की रेंज अचीव कर लेते हैं पेन फ्री, और पेशेंट विद इन मंथ जो है तो सही से मतलब चल सकता है, और नी भी उसका जो है अचीव हो जाती है 120 डिग्रीज तक भी अचीव हो जाती है। और कुछ पेशेंट मैंने इस तरह देखेंगे 3 वीक में वो डेडिकेट और घर में भी अपनी एक्सरसाइज करें, तो उनकी विद इन 2 वीक्स जो है काफ़ी अच्छी जो है रेंज अचीव हो जाती है। Okay, thank you so much, sir. And it's all about ACL with Dr. Sohail Devi.